किसी भी गोश्त में हड्डी नहीं होती है तो चबाने में कुत्ते को बड़ी आसानी हो जाती है। और अब आपको ये तय करना है कि क्या आप ऐसी कौम के तौर पर इस मुल्क में रहना चाहते हैं जिसके हकूक़ दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं और वो एक दोयम दर्जे की कौम बन गई चुकी है। क्योंकि जब आज़ादी नहीं आई थी उससे पहले किताब लिखी, जो इनका लीडर था उसका नाम गोलवलकर था, उसने किताब लिखी और उसमें उसने ये कहा कि मुल्क के अंदरूनी 3 दुश्मन हैं, एक मुसलमान, दूसरा ईसाई, तीसरा प्रोग्रेसिव यानी वो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग जो रोशन ख्याल हैं और दिमाग है और जानते हैं और तब्दीली चाहते हैं, अपने लिए बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं, उन्हें प्रोग्रेसिव कहा। और ये कहा सबसे पहले हमें इनको हराना पड़ेगा, यानी कि इनको शिकस्त देना पड़ेगी, मुसलमानों को शिकस्त देना पड़ेगी। और जब वो शिकस्त कबूल कर लेंगे, तस्लीम कर लेंगे, हार जाएंगे, उसके बाद हम इनके हकूक़ तय करेंगे, लेकिन वो हकूक़ यकीनन हिंदुओं के बराबर नहीं होंगे। ऐसा लानती आदमी जो किताब में लिख के गया और उसके आज चेले चपाड़े जो सरकार में हैं उसी थ्योरी को आज वो निफाज कर रहे हैं। अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी ठहरती है कि हिंदुस्तान के, इस मुल्क के अजीम मजबूत बाशऊर शहरियों के तौर पर अपना हक निभाएंगे, अपना फ़र्ज़ निभाएंगे या सरेंडर कर देंगे। तो आज की का जलसा इस बात का ऐलान है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम आखिर तक लड़ेंगे, पार्लियामेंट कुछ भी फैसला करे, हम अपने हकूक़ को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, हमने आज़ादी के बाद से सेकुलर लोगों पर बड़ा एतबार किया। एक से एक बड़ा सेकुलर लीडर पैदा हुआ जिसने संघ और बीजेपी को ही मजबूत किया। छोटी सी एक उसकी हिस्ट्री है। जब नेहरू जी थे उनके मुकाबले में एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुकाबला करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लोगों को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि हमें कांग्रेस की हुकूमत हटाना है रियासतों से। और 1967 यानी कि 1967 में 8 जगह कांग्रेस हुकूमत हार गई और जो लोहिया के मानने वाले थे उनकी हुकूमतें बन गई। उनको संवित सरकार कहते हैं। 1967 यानी 1967। लेकिन जब वो सरकारें बनी तो उन्होंने एक कबाड़े से एक पार्टी को उठाया, जनसंघ। ये हिंदू महासभा जो थी आज़ादी से पहले, उसकी नई शक्ल हो गई थी, उसे जनसंघ कहते थे। उनको उन 8 सरकारों में कलमदान दे दिए, वजीर बना दिया। यानी वो वोट जो मुसलमानों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को सेकुलरिज्म के नाम पर दिया था, उसने उस वोट को तब्दील कर दिया और संवित सरकार में जनसंघ को शामिल कर लिया। वो मजबूत लोग पैदा बना दिया उनको। अब 10 साल के बाद इमरजेंसी आई। इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुए। तब तक एक दूसरा सोशलिस्ट लीडर हो गया था, उसका नाम जयप्रकाश नारायण था। बड़ी मोहब्बत है बिहारियों को उन पे। जयप्रकाश नारायण ने 5 पार्टियों को मिलाकर एक जनता पार्टी बनाई। उसमें उन्होंने जनसंघ को भी शामिल किया। और जब जनता पार्टी ने हुकूमत बनाई मोरारजी देसाई के ज़रिए, तब 4 चीफ मिनिस्टरशिप जनसंघ को दी, 3 वजारतें जनसंघ को दी। और बाद में वो सेकुलर वोटों की बुनियाद पर इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने इस मुल्क में एक बड़ी जगह पाली। अब उसके 10 साल के बाद फिर लीडर बदल गया, सेकुलर लीडर वीपी सिंह। वीपी सिंह ने इलेक्शन लड़ा। सारे मुसलमानों ने 60, 77 और फिर 89 के इलेक्शन में सेकुलर लोगों का साथ दिया, बड़े लीडर्स की बातें मानी। उन्होंने हुकूमत बनाई। जनसंघ यानी वो पार्टी जो बीजेपी के नाम पर कायम हो गई थी, उसने 2 से 84 सीटें जीत ली। उससे पहले सिर्फ 2 सीटें थीं। जब सेकुलर वोट और मुसलमान के वोट एक साथ हो गए तो
84 सीटें जीत ली और उसने फिर बाद में अयोध्या यात्रा निकाल दी अडवाणी ने और उसके बाद सरकार गिराई। वो गिरफ्तार हुए, लालू जी ने यहाँ गिरफ्तार किया, लेकिन उस वक्त तक उनका जो पैमाना था वो बहुत बड़ा हो गया, उनकी ताकत बहुत बढ़ गई और वो ताकत बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी तो आरएसएस की पार्टी थी, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले 26 लोग थे जो सेकुलर थे, आपके वोटों से जीते थे और वो सारे के सारे अटल बिहारी वाजपेयी के सपोर्ट में चले गए और सरकार बन गई। आप अब इसको किस्से को कम करते हैं, शार्ट करते हैं। अभी सरकार बनी है, मोदी इलेक्शन हार गए, लेकिन बिहार के नीतीश ने और आंध्र प्रदेश के नायडू ने फिर सरकार बना दी। इससे पहले भी मोदी को कभी इतने वोट नहीं मिले, लेकिन इस बार और कम हो गए, लेकिन फिर सरकार बनाने में इसलिए कामयाब हो गए कि वो वोट जो आपने सेकुलर चेहरा जान के नीतीश बाबू को दिए थे, जो आपने सेकुलर चेहरा जान के चंद्रबाबू नायडू को दिए थे, वो वोट फिर बीजेपी के काम आए, आरएसएस के काम आए और आज वो ना सिर्फ कॉमन सिविल कोड बल्कि ये वक्फ का मसला भी खड़ा कर रहे हैं। और इस वक्फ के मसले में अब सबसे बड़ा जोर ये है कि हम कैसे क्या करें। आज बिहार के मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान आन पड़ा है। पूरा मुल्क एक तरफ, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश की अगर मुसलमान ही चाहें अपने हिंदू दोस्तों के साथ, अपने दलित भाइयों के साथ, अपने बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ कि इस बेइंसाफ़ी को रोकना है, तो ये कानून लोकसभा में पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिहार के 12 वोट और 16 वोट आंध्र प्रदेश के इस हुकूमत की को नाकाम कर देंगे, इनकी साजिश को फेल कर देंगे। इसलिए एसडीपीआई ने ये जलसा रखा है, जैसा जलसा आप कर रहे हैं। आज एक ऐसा जलसा आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है और जैसी बात हम लोग आपस में कर रहे हैं, इसी तरह की बात वहाँ भी हो रही है। हम पूरी ताकत लगा देंगे। एसडीपीआई घर घर जाएगी, लोगों को बताएगी कि मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी इस वक्त बिहार पर है, मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी इस वक्त आंध्र प्रदेश पे है। और हम अगर इस वक्त थोड़ी सुस्ती बरत गए, ये सिर्फ इस सभा का काम नहीं है। आप घर घर जाएंगे, जब वापस जाएंगे, आज से बात कहिए कि अगर किसी भी तरह से बिहार के 12 वोट बीजेपी के लिए इस्तेमाल होते हैं और वक्त के हक में पड़ते हैं, तो फिर ये आपकी डू एंड डाई का सवाल है, जान देने और जान लेने का सवाल है। आपका वो सवाल है जिससे आपका वजूद ख़त्म हो रहा है। ये वो सवाल है जिसके बाद आपकी कोई असबियत पहचान इस मुल्क में नहीं बचेगी। आपकी वो लाखों लाख बीघा एकड़ की ज़मीनें जो बहुत बड़ी ज़मीनें हैं, आपकी वो प्राइम पोजीशन जो आपकी जायदादों के ज़रिए एक बार आपको धोखा हुआ है। पहले उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए एनिमीज़ प्रॉपर्टी बनाई, अब एनिमीज़ प्रॉपर्टी को कहते हैं कि वक्त को कोई इस पर हक़ हासिल नहीं है, वो सरकार के पास जा रही हैं। तो एक तरफा हमला नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये 16,500 प्रॉपर्टीज़ जो एनिमीज़ प्रॉपर्टी हैं, दुश्मन की प्रॉपर्टीज़ है, ये मुसलमान को वापस कर दी जाएँ। कांग्रेस ने वापस नहीं की। उसके बाद बीजेपी हुकूमत आ गई, पाँच आर्डिनेंस पास किए। बाद में प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि अगली बार आप इसका कुछ हल दे के आइए। फिर कानून बनाया, यानी 16,500 उन प्रॉपर्टीज़ को जो मुसलमान चले गए थे और उनके वारिस हिंदुस्तान में थे, इस मुल्क में थे, उनकी ले ली हैं। अब उससे भी बड़ा हमला ये है कि जो और बची हुई एनिमीज़ प्रॉपर्टी के नाम पर वो आप ख़तरे में हैं। पहले भी जो कानून बनाया गया, राजाओं की प्रॉपर्टी राजाओं के पास, लेकिन लाल किला आपके पास नहीं, लेकिन जो मस्जिदें और दरगाहें हैं उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास दे दिया। यानी आपको दिन पे दिन उन जायदाद से जो आपके आबाद अजदाद छोड़ गए हैं उनसे आपको बरतरफ कर रहे हैं। इसलिए ये एक ऐसी लड़ाई है, इसको एक बार लड़ लीजिए, मुल्क में अपनी शान कायम कर लीजिए, अपनी हिस्सेदारी कायम कर लीजिए, अपना बकार कायम कर लीजिए, वरना ये फिर आने वाली नस्लें ये कहेंगी कि हमारी जब नस्ल मौजूद थी और जिस वक्त ये अमेंडमेंट बिल यानी वक्फ तरमीमी बिल पास हो रहा था तो हमारे बुज़ुर्गों ने वो नहीं रोल अदा किया जो अदा करना चाहिए था। कुर्बानियाँ बग़ैर दिए कुछ भी हासिल नहीं होता। आज कुर्बानी देने का वक्त है और वो वक्त आपको हिंदुस्तान की जमहूरियत देती है, हिंदुस्तान का आइन देता है। अगर आप सो गए तो फिर इस बात को हम
इस बात की गवाही देंगे कि हमने तो कहा था कि ऐसा करिए और आप नहीं करेंगे तो दामन आपका पकड़ा जाएगा और जिम्मेदार आप होंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Ahmad Reza साहब